तो आज का जो विषय है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र शरीर के बहुत इम्पोर्टेंट तंत्र के तौर पे जाना जाता है। सामान्य तौर पे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि शरीर में जितने भी नकारात्मक पदार्थ हैं, है ना, उन सारे पदार्थों का उसको बाहर निकालना ये उत्सर्जन तंत्र के तहत आता है। अब वैसे तो उत्सर्जन तंत्र का बहुत सारा अपना रोल है, बहुत सारा कार्य है, लेकिन और बहुत सारे अंग भी हैं, इसके बहुत सारे पार्ट भी हैं। जैसे हमारी स्किन आती है, जैसे फेफड़े भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर जा ही रहा है उसके थ्रू होके। तो ये सारी चीजें आती हैं, बट स्टिल इन सब के बावजूद हमारे लिए क्या सबसे जरूरी है, वो है किडनी और किडनी से संबंधित तंत्र और उससे संबंधित सारा का सारा सिस्टम। तो हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज ओवरव्यू जानेंगे और ये जानेंगे कि नेट जेआरएफ में किस प्रकार के प्रश्न के आने की संभावना सामान्य से ज्यादा रहती है। इसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको जब मैं उत्सर्जन तंत्र पढ़ाऊं तो आपके समक्ष एक स्लाइड शेयर कर देता हूं, ताकि आप जो है वो थोड़ा सा इसके प्रति अवेयर हो जाएंगे। 2 मिनट दीजिए, मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो ये रही स्लाइड। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल है। एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र, पूरा पूरा उत्सर्जन तंत्र हम लोग जानेंगे। सामान्य तौर पे इसका कार्य क्या होता है उत्सर्जन तंत्र का। आपके शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना और बाहर निकाल के फेंकना, ये उत्सर्जन तंत्र का सबसे मूलभूत कार्य होता है। अब वेस्ट मटेरियल में क्या क्या है, जैसे यूरिया है और यूरिया से संबंधित पदार्थ है, या फिर कार्बन से संबंधित जो अकार्बनिक पदार्थ है बहुत सारे, या कार्बनिक पदार्थ है यानी कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, या इससे संबंधित कोई भी चीज हो गई। तो इन सारी चीजों को शरीर से बाहर निकालना ये इसका कार्य होता है। अब आपके सामने पहले मैं किडनी से संबंधित चीजों को बताता हूँ और फिर बाकी जो सब्सिडरी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग 2 हिस्सों में बांट सकते हैं मैनुअल तौर पे अगर देखा जाए। यदि मैं अपने स्तर पे बांटने की बात कहूँ तो एक होता है मेजर, जो आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित है, यूरेथ्रा से संबंधित है। और एक होता है जो कि माइनर, जिसमें हमारी हमारे स्किन आ जाती है, हमारी नाक भी आती है, आंखों का इंफीरियर कोंचा आ जाता है, या फिर लंग्स आ जाता है। तो ये सेकेंडरी के तौर पे देखा जा सकता है। अब किडनी को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए 2 वाहिकाएं आ रही हैं। एक तो ये है जिसके थ्रू नीली वाली, जिसमें फिल्टर्ड ब्लड जो है वो हृदय की तरफ वापस जा रहा है किडनी से सफाई के बाद, और लाल वाला जो है जिसके कारण से खून हमारे किडनी में आता है और किडनी की सफाई के उपरांत वापस ये आपके शरीर में, संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। इससे जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है ये यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका से होते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में फिर सेंसेशन उत्पन्न होती है और फिर मूत्र के द्वारा ये शरीर से बाहर हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के विषय में कुछ और बातें मैं आपके सामने शेयर करते जाऊंगा। जो भी बात आपके समझ में ना आए वो आप मुझसे बताते जाइएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट्स नॉन सॉलिड वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। नंबर एक पार्ट, नॉन सॉलिड वेस्ट। सॉलिड का मतलब आप समझते हैं कि जो जैसे मल त्याग जो है वो हमारे इंटेस्टाइन का हिस्सा, यानी कि वो डाइजेशन के उपरांत जो बाहर जा रहा है वो एक अलग अलग विषय वस्तु है। लेकिन जो किडनी का क्या भेज रही है, किडनी सामान्य तौर पर लिक्विड बाहर निकालती है, ये इसका सबसे पहला मूलभूत गुण है। ठीक है, दूसरा है नॉन सॉलिड वेस्ट, जो जैसे कि आपका मूत्र यूरिया से संबंधित हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू हो गया, या इत्यादि चीजें, कई बार पसीना, जैसा मैंने आपको बताया है ना। उसके बाद किडनीज हैव 3 बेसिक फंक्शंस इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि जो भी सैल्ट है, बेस है और पानी से संबंधित चीजें हैं, उनका पूरा पूरा समामेलन करके रखना, यानी कब कितनी आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को पानी की आवश्यकता होती है परंतु पानी उपलब्ध नहीं होता, तो उसके लिए वो रिजर्वियर बना के रखना, और साथ में कितना अम्लीय होगा, कितना लवण युक्त होगा, कितना क्षारीय होगा, ये भी किडनी के ही
महत्वपूर्ण कार्यों के तहत आता है। अब किडनी का एक कार्य है कि रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड, जो भी रक्त के अंदर वेस्ट चीजें हैं, खास करके जैसे आपने दवाइयां खाई हैं तो दवाइयों के थ्रू भी बहुत सारा यूरिया आता है। आजकल खाना खा रहे हैं हम लोग, पालक वगैरह खाते हैं या गेहूं या चावल जो भी खा रहे हैं उनमें भी यूरिया अतिशय मात्रा में है, तो वो भी उसकी यूरिया को और बाकी उसकी चीजों को बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। फिर इसके बाद आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस किए रखना, पीएच बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, नमक जो है, नमक का मेंटेनेंस भी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति नमक की कमी के कारण से लो बीपी महसूस करना शुरू कर देता है। यदि ब्लड प्रेशर में इसके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए, और यही इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसकी कमी होने पे व्यक्ति को दस्त होना शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स या वो ओआरएस घोल के पिलाया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस में भी इसका बहुत बड़ा कार्य है, और शरीर के अंदर फ्लूइड मैनेजमेंट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। अब किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होती हैं जिसको एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एड्रीनल ग्लैंड तो वो कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स को रिलीज करता है। एड्रीनल ही है जो आपको लड़ो और उड़ो हार्मोन स्रावित कराता है, एड्रेनलिन जिसको बोला जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो किडनी के एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, और हमारे शरीर में उसका एक अपना स्थान है। फिर किडनी हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिल्टरिंग द ब्लड। अब ये कैसे मेंटेन करती है आपके शरीर के होम्योस्टेसिस प्रोसेस को? वो ब्लड को फिल्टर करने के बाद ही करती है। किडनी बेसिकली अगर हम लोग देखें तो दो सामान्य तौर पे होती है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन अगर एक किडनी भी हो तो भी हमारी शरीर उत्कृष्ट कार्य कर सकती है, उसको बहुत परेशानी नहीं आएगी। यानी कि एक किडनी का भी अपना कार्य इक्वल हो सकता है। ठीक है, अब सामान्य तौर पे किडनी को दो हिस्सों में हम लोग बांट देते हैं। पहला हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत रहती है कि किडनी को किन दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा है मेड्यूला और दूसरा हिस्सा है कॉर्टेक्स का। ठीक है, अब ये मेड्यूला और कॉर्टेक्स यही दोनों मिलके, यानी कि जो आउटर हिस्सा है मेड्यूला का और इंटरनल हिस्सा कॉर्टेक्स का, यही दोनों मिलके किडनी के तमाम कार्यों का संपादन करते हैं। मैं आपको भी पहले ही एक बात बता देता हूं, आप सारे नामों को, किडनी के कुल 6 महत्वपूर्ण नाम हैं, उन नाम को अपने जेहन में बैठा लीजिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि किडनी का नेफ्रॉन, वो उसकी, अच्छा नेफ्रॉन और न्यूरॉन्स में लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो नेफ्रॉन को आप बिल्कुल याद करके रखिएगा, किडनी के बेसिक यूनिट के तौर पे ये स्थापित होता है नेफ्रॉन। फिर बात आती है न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन जो है वो आपका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है। ठीक, अब एक नाम हो गया, दूसरा नाम होता है मेड्यूला। मेड्यूला जो है वो अभी किडनी, जब मैं आपको दिखाऊंगा, एक अभी वीडियो दिखाता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि मेड्यूला किसे कहा जाता है और कॉर्टेक्स किसे कहा जाता है। तो बाहरी हिस्सा और आंतरिक हिस्सा जो मेड्यूला कॉर्टेक्स के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलाई होती है, उसके अंदर लूप ऑफ हेनले होता है। यही 5-6 नाम जो है वो किडनी के महत्वपूर्ण नाम के तौर पे जाना जाता है। अब रेनल आर्टरी और रेनल वेन का भी अपना कार्य है। रेनल आर्टरी और रेनल वेन, ठीक है, इसका भी अपना कार्य है। आर्टरीज का क्या काम होता है, जो भी रक्त है वो उसको पहुंचाना, और वेन्स का क्या कार्य होता है। ये प्रश्न तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, आर्टरी लेके जाती है या वेन लेके जाती है। नसों में कौन सा, वेन को सामान्य तौर पे नस बोला जाता है ना, तो नसों में क्या, कौन सा खून दौड़ता है, शुद्ध या अशुद्ध रक्त, कौन बताएगा? वेन्स में क्या दौड़ता है, शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध। अशुद्ध, बहुत। अशुद्ध। हाँ, जो नीला नीला दिखता है ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए उसे अशुद्ध बोलते हैं। अशुद्धि का मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारी चीजें, गंदगी किसी ने लाके डंप कर दी हो, ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अशुद्ध। तो आर्टरी का आना, आर्टरी से खून का आना, और फिर उसके बाद वेन्स से बाहर निकल जाना, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब आप देखिए मेड्यूला जो है, ये जो बीच के आंतरिक भाग को अगर आप देखेंगे तो मेड्यूला और कॉर्टेक्स आप देख रहे हैं, ये बाहर जो, अभी इसका पूरा विस्तृत वर्णन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये मूव करता है, वो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे।
ठीक है। फिर बात आती है नेफ्रॉन्स का, कि नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है। नेफ्रॉन बेसिकली आपके ब्लड को क्लीन करके उसमें से जो भी यूरिया से संबंधित पदार्थ है उसे बाहर निकाल के और यूरेटर के थ्रू बाहर करने का कार्य करता है। कहाँ स्थित होता है, तो ये ग्लोमेरुलस का एक फिल्टर होता है, उसके अंदर स्थित होता है। ग्लोमेरुलस में क्या चीज होती है, ग्लोमेरुलस में होती है लूप ऑफ हेनलेज। ठीक है, वो आप अभी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और लूप ऑफ हेनलेज में ही वहां पे वुमन कैप्सूल्स होता है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। देखिए लूप ऑफ हेनले की मैं बात कर रहा था। वाटर रीएब्सॉर्ब, लूप ऑफ हेनले का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। आप इसको मार्कआउट कर लीजिए और लिख लीजिए। पानी जो है किडनी में कहाँ वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दैट इज लूप ऑफ हेनले। बोमन कैप्सूल का क्या कार्य होता है, ये मॉलिक्यूल्स को जो जो क्या कहते हैं कि जो हेल्दी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे बहुत सारा कैल्शियम होता है, कई बारी जो अनयूजुअल जा रहा है। आपने ये सुना होगा, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि यूरिन में प्रोटीन बाहर निकल रहा है ना, यूरिन से अधिकतर खाद्य पदार्थ बाहर चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बोमन कैप्सूल में दिक्कत है या फिर हेनले लूप में दिक्कत है, इस कारण से तो फिर किडनी को फिक्स किया जाता है। और किडनी को फिक्स यानी कि सामान्य तौर पे किडनी की परेशानियों को ठीक करने के लिए तो एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस का प्रयोग होता है, किडनी को सिर्फ किडनी के कार्यों को रोका जाता है और उसे मशीन के थ्रू कराया जाता है। अगेन ये प्रश्न आया हुआ है कि किडनी से संबंधित रोगों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है, ये भी प्रश्न है, तो उसे डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं जो यूरिन को कलेक्ट करती हैं और फिर वापस उसे बाहर भेज देती हैं। अब आप ये देखिए, ये जो पूरी संरचना आप देख रहे हैं, ये ग्लोमेरुलस का अपना सिस्टम है, लूप ऑफ हेनले। इसको अगर आप बाहर की तरफ देखते हैं तो ये सारा लूप ऑफ हेनले है, और फिर यहाँ से कलेक्ट करके थ्रू यूरेटर्स आपकी यूरिन को बाहर भेज जाता है। शरीर से रक्त आया इधर ग्लोमेरुलस के तहत, इसमें इतनी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, अभी ये भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा बाकायदा एनिमेशन, तो आप समझ पाएंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्लीन्स द बॉडी एंड प्रोड्यूस यूरिन। तो नेफ्रॉन का कार्य, अब नेफ्रॉन क्लीन द ब्लड, मतलब खून को स्वच्छ करना और ब्लड को प्रोड्यूस करना, ब्लड को स्वच्छ करना और यूरिन को प्रोड्यूस करना, यूरिन को आपके शरीर में पैदा करके उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रेरणा देने तक का कार्य नेफ्रॉन्स तक का होता है। नेफ्रॉन का कार्य ही होता है, क्योंकि ये बहुत सारी अरबों खरबों की संख्याओं में इनका इनका संचरण होता है। आपकी दोनों किडनीज को अगर मिला दिया जाए तो ये स्वच्छता के तौर पे जाना जाता है और बेसिक यूनिट भी जाना जाता है। अब इसके पहले मैं आपको आगे की स्लाइड्स दिखाऊं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो आप देखिए तो आप समझ पाएंगे और कोरिलेट भी कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए तो बाकी की चीजों को आप समझ पाएंगे। ये वीडियो मेरी आपके सामने प्रदर्शित है, आप देखिए। ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की 2 किडनीज है। अब देखिए ये दोनों किडनीज के ऊपर देखे ना, टोपी लगा के, वियतनामी टोपी लगा के बैठी हुई है ना। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ये इस टोपी को क्या बोलते हैं। ये वही ग्लैंड है, वही ग्रंथियां हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, एड्रिनल ग्लैंड इसे बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, ये गड्ढे जो दिख रहे हैं, इन गड्ढों का भी नाम होता है हाइलम बोला जाता है। लाल जो वाला जो सिस्टम दिख रहा है, ये आर्टरीज और वेन्स का हिस्सा है। अब एक प्रश्न बनता है कि कौन सी किडनी सामान्यतया नीचे होती है दूसरी किडनी की अपेक्षा। तो जो किडनी राइट साइड में होगी, यानी कि ये जो ऊपर देखिए, आप इस वीडियो में देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे लिवर दिख रहा होगा आपको। लिवर जहां पे होगा वो जाहिर सी बात है कि दूसरी किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करके रखता है। तो लिवर के कारण से दाहिनी किडनी थोड़ी नीचे होती है। इसका वजन, ये सब तो प्रश्न आता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए कि कितनी लंबाई होती है, कितना वजन होता है और क्या होता है। अब आप किडनी को देखिए, किडनी के अंदर की तरफ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए खून आया और वापस ये खून बाहर गया और फिर इसमें से यूरिन बाहर जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कंटिन्यूअस इन द प्रोसेस है, कंटिन्यूअस इन द प्रोसेस, लगातार ये प्रक्रिया चल रही है आपके शरीर के अंदर। अब हम लोग थोड़ा किडनी के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप समझ पाएंगे। खून जो लाल वाला है, ये लाल वाले हिस्से से बाहर से किडनी के अंदर प्रवेश किया। मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बारे में, बाहरी हिस्सा सी और एम। सी पहले आता है, ये याद रखिएगा, टेक्निक है। कॉर्टेक्स बोले तो सी पहले आता है ना, एबीसीडी में अगर आप देखेंगे तो कौन पहले आता है, सी पहले आता है और एम बाद
बाद में आता है। कई बार बोलने में, जैसे मान लीजिए फ्लो में बोल रहे हैं तो गलतियां हो जाती हैं कि मेडुला पहले बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कॉर्टेक्स जो है वो बाहरी हिस्सा है और मेडुला का आंतरिक हिस्सा है। अभी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए, अब आप देखिए, एक कॉर्टेक्स को एक मेडुला को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, और एक मेडुला के आंतरिक भाग को आप देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या है इसके अंदर। इसके अंदर ये है पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनले का, ग्लोमेरुलस का, और इसे एज अ होल हम लोग नेफ्रॉन के तौर पे जानते हैं। अब यही सारा सिस्टम है, यही आपकी वो छन्नी है जो आपके रक्त के एक एक बूंद को, एक एक कण को साफ कर दे रही है। ये हम पहुंचे ग्लोमेरुलस के संरचना में। खून आया और ग्लोमेरुलस के अंदर बोमेन कैप्सूल है, ये जो अंदर वाला हिस्सा है। खून इधर से आया और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल यहीं रह गया, क्योंकि इतना सूक्ष्म है ये कि बाहर नहीं जा पाता, और रक्त की कणिकाएं बहुत आराम से बाहर निकलती हुई चलती चली जाती है। यानी कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कितने फ्लो में आ रहा है। खून आता है और इतने तेजी से यहाँ से बाहर जाता है कि जो बाकी यूरिया जनित पदार्थ है वो इसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है, और फिर ट्रैपिंग के बाद ये मूत्रवाही नलिकाओं के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। और ये यहाँ पे देखिए आप कैसे ये कार्यक्रम चल रहा है। एंडोथीलियम का पूरा कार्यक्रम है, ये एडवांस है, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं एंडोथीलियम की। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद उसे बाहर की तरफ, मूत्रवाही नलिकाओं को बाहर की तरफ भेज दिया गया। तो किडनी से संबंधित जो प्रश्न आता है वो सिर्फ इतना ही आता है। आज तक पूरे नेट जेआरएफ में मैंने किडनी के ऊपर एक अभी पीपीटी बनाई है, तो उस पर मैंने देखा है कि कितने प्रश्न आए, टोटल 6 या 7 प्रश्न हमें देखने को मिला है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। प्रश्न क्या आता है, रेनल आर्टरी का क्या कार्य है। दूसरा प्रश्न आएगा रेनल वेन्स का क्या कार्य है। तीसरा प्रश्न आएगा किडनी की मूलभूत इकाई यानी कि बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है। रेनल आर्टरी और रेनल वेन कहाँ प्रवेश करती हैं किडनी में, मतलब किस गड्ढे के थ्रू प्रवेश करती हैं। इसके अलावा प्रश्न आएगा बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, पानी को कहाँ रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और मिनरल्स को कहाँ रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा कॉर्टेक्स और मेडुला कहाँ स्थित होता है, और कोई विशेष प्रश्न हमें इसमें देखने को कभी नहीं मिला है। तो मुझे अपेक्षा है कि इससे संबंधित बहुत सारी बातें जो है वो आपने समझ ली हैं। ठीक है, अब अगर इसमें कोई बात ऐसी हो जहां पे आपको रिस्ट्रक्चर करना है तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। अभी हम लोग वापस थोड़ा सा अपने उस पर चलते हैं जो मैं स्लाइड आपको शेयर कर रहा था। ठीक है, ये स्लाइड जो बातें मैंने आपको वीडियोस में दिखाई उसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या है द सेकंड स्टेप, पहला कार्य है फिल्टर करना, यूरिया को बाहर निकालना। फिर दूसरा स्टेप है, ये लिखते जाइए अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल्स। जो भी आपने आपके ब्लड में मटेरियल्स है, मान लीजिए कि आपने कुछ अच्छा खाया है जैसे कैल्शियम ज्यादा ले लिया, या अगर आप जूस पीते हैं सामान्य तौर पे, तो जूस में अधिकतर पानी का हिस्सा ज्यादा होता है, लिक्विड ज्यादा होता है, तो वो उसका मटेरियल तो बह जाना चाहिए, है ना, लेकिन वो नहीं होता है, वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसमें दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ग्लोमेरुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके अलावा ग्लोमेरुलाई जो उसकी सहयोगिनी है, और लूप ऑफ हेनले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड स्टेप है एक्सक्रीशंस ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल रुकेगा और कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा, ये भी इसी में तय कर लिया जाता है। अब आप देखिए रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशंस, ये सारा कार्य कैसे हो रहा है। तो अगेन मैं वही बात आपको बताऊंगा, ब्लड आया वाया ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले से हुआ, सारे तत्वों को, यहाँ पे पीला पीला जो दिख रहा है ये यूरिन से संबंधित है, और बाकी फिर धीरे 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 ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है जितना, वो वापस छाती की तरफ यानी लंग्स की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम फिर ऑक्सीजन लेके अगेन आपके शरीर में पहुंच जाता है। इंजरी एंड डिजीजेस कैन डैमेज किडनी फंक्शंस। कई बार कुछ बीमारी जो है वो किडनी फंक्शंस को परेशान कर सकती है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो सकता है, या फिर ड्रग्स को जो लोग यूज करते हैं, जो बहुत दवाइयां खाते हैं, उनके लिए भी किडनी खराब हो सकती है ना। जो लोग बहुत अल्कोहल पीते हैं उनकी भी किडनी बहुत तेजी से खराब हो सकती है, और जो लोग सामान्य तौर पे कहा जाए कि पानी बहुत कम पीते हैं उनकी किडनी खराब होने की संभावना
संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जो लोग यूरिया से संबंधित खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा खाते हैं उनकी किडनी भी खराब होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। और जो लोग तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा, अवसाद वाले हैं उनका भी किडनी फंक्शन बहुत तेजी से खराब होता है। किडनी फंक्शन को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट आता है जिसे हम KFT बोलते हैं। KFT इज स्टैंड्स फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट। KFT का मतलब ही होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट का बाकायदा वर्णन होता है। आप चाहेंगे तो अपने किडनी का भी आप चेकअप करवा सकते हैं KFT के थ्रू। KFT में बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्या क्या उसके अंदर, जैसे यूरिया का क्या कितनी मात्रा है ना, उसमें ब्लड यूरिया कितना जा रहा है, उसमें यूरिक एसिड कितना है, उसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन कितना है। अब ब्लड यूरिया को सामान्यतया रेफरेंस यूनिट कितनी होती है, 5 से लेके 25 mg/dl तक उसकी रेफरेंस यूनिट मानी जाती है। उसके बाद यूरिक एसिड है। अब यूरिक एसिड भी शरीर में बहुत ज्यादा बनता है कई बार। क्रिएटिनिन जो है वो भी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आपके किडनी को बहुत तेजी से प्रभावित कर देता है। क्रिएटिनिन के बनने के कई सारे कारण होते हैं, इस पे तो एक पूरा अलग वीडियो बनाया जा सकता है क्रिएटिनिन की अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद रेनिन होता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो ब्लड के प्रोटीन है कई बार वो भी शरीर से मूत्र के थ्रू बाहर जाने लग जाते हैं। वही हम बोलते हैं कि प्रोटीन बाहर जा रहा है हमारी किडनी से, तो वही एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को चेक किया जाता है। इसके अलावा नेट्रियम चेक होता है, पोटेशियम चेक होता है, कैल्शियम चेक होता है, फास्फोरस चेक होता है और एल्केलाइन फॉस्फेट्स जितने हैं उन सबको चेक किया जाता है। और फिर ये सारी चीजें चेक करके ये पता किया जाता है कि किडनी क्या कार्य कर रही है। तो बेसिकली किडनी का कार्य क्या चेक किया गया, यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिया की पूरी फैमिली को चेक करना कि वो ठीक से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, चूंकि ब्लड से संबंधित है किडनी, तो चेक करते हैं कि क्या एल्बुमिन और ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है जो कि ब्लड में डायरेक्ट तौर पे मिलता है वो तो नहीं बाहर जा रहा है। जब वो बाहर जा रहा होता है तो भी जस्टिफाई किया जाता है कि ये शरीर में, मतलब शरीर से जल्दी बाहर ना जाए। और तीसरे स्तर पे हम चेक करते हैं कि जो मिनरल है, क्या ऐसा तो नहीं है कि शरीर से मिनरल बहुत तेजी से बाहर जा रहा है। तो कुल मिला जुला के वी हैव दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। किडनी से संबंधित इतनी ही बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब किडनी से संबंधित रोगों को ठीक करने में सबसे बेहतरीन खाद्य पदार्थ क्या है, आपकी 6वीं 7वीं यूनिट है जो डाइट के तहत आता है कि कौन सा खाद्य पदार्थ किडनी के लिए बहुत लाभकारी है या किडनी को बहुत ठीक रखने के लिए उपयोगी है। तो इसमें आता है जौ, यानी कि बार्लेस। जौ जो होता है वो किडनी से संबंधित किसी भी रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। किसी भी किडनी परेशानी में सामान्यतः जब पॉलीयूरिया हो जाता है ना, या फिर यूरिक एसिड होने लग जाए, या फिर किडनी से मूत्र जो है वो बहुत धीरे धीरे आ रहा हो, बहुत बूंद बूंद करके जा रहा हो, तो इन सारे रोगों में जौ का पानी या जौ जो होता है खुद, उसको अगर जौ के, जिसको व्हीट ग्रास भी बोला जाता है, अगर व्हीट ग्रास खाया जाए तो वो इसको ठीक करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये रही किडनी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, है ना। अब किडनी का टोटल वेट कितना होता है तो आप लिख लीजिए किडनी का टोटल वेट। वेट एंड हाइट भी लिख लीजिए, हाइट और वजन कितना होता है किडनी का। सामान्यतः किडनी होती है उसका वजन जो होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक वो चौड़ी हो सकती है और 10 से 13 सेंटीमीटर तक इसकी टोटल लेंथ आंकी जाती है। हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके की लेंथ होती है। जो लोग लंबे होते हैं उनका अलग होता है और जो लोग छोटे होते हैं उनका अलग होता है। वजन इसका कितना होता है, 150 ग्राम सामान्यतया पुरुषों में होने की संभावना होती है। 150 से लेके 135-40 ग्राम तक एक किडनी का, और महिलाओं में ये 120 से 125 ग्राम तक की होती है। ये बिल्कुल जो राजमा होता है, राजमे की जैसी होती है। ठीक है, तो ये किडनी के कुछ बेसिक बातें थी। अब रिलेटेड जो मैंने प्रश्न आपको बताया वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर ही किया है कि किडनी का वजन पूछ लिया, किडनी से संबंधित उसके कुछ फंक्शंस पूछ लिए कि कैसे कार्य करती है, क्या इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया, या इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, यही है, इसके इतर किडनी में बहुत ज्यादा कुछ और प्रश्न बनता है नहीं। ठीक है, क्रोनिक डिजीजेस में पूछा जा सकेगा कि किडनी में कितने प्रकार की क्रोनिक डिजीज होंगी, तो भाई किडनी ट्रांसप्लांटेशन तक की बात आती है। बस इसके पार और एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से कुछ विशेष है नहीं। मुझे लगता है कि हमने अपना टॉपिक जो है वो समय से कवर किया है। कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि आज जो है हमारा जूम वही 30 मिनट वाला ही है, तो इसलिए उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज भेजिएगा।
मैं आपको अभी नोट्स भी भेज देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किडनी रिलेटेड प्रश्न है वो सब मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, ठीक है। आपके ग्रुप में भेज दूंगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, हाँ जैसे ब्रेन के लिए अखरोट अच्छा होता है, उसका शेप भी ब्रेन जैसा ही होता है, तो इसलिए कहते हैं कि अच्छा होता है ब्रेन के लिए। हाँ क्या किडनी के लिए राजमा का शेप वैसा होता है, तो क्या राजमा हाँ हाँ हाँ, ये नेचुरोपैथी वाले लोग बोलते हैं सामान्यतया कि अच्छा होता है। देखिए कोई भी खाद्य पदार्थ जिसके अंदर प्रोटीन को संवहन करने की क्षमता हो, है ना, उसके अंदर पानी को बढ़ाने की क्षमता हो या पानी को पानी से एब्जॉर्प्शन का कराने की क्षमता अच्छी हो, तो वो सारी चीजें अच्छी मानी जाएगी किडनी के लिए। जौ इन गुणों को धारण करता है। राजमा भी अनडाउटली अच्छा माना जाता है, ऐसा नहीं है कि राजमा अच्छा नहीं माना जाता है, राजमा का भी प्रॉपर्टी। कैशूनट है, कैशूनट है हाँ किडनी राजमा, के लिए। हाँ ठीक है। तो उसका भी अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा मानते हैं, इसके पीछे भी दो तीन कारण है। ऐसा नहीं है कि सामान्यतया राजमा को ऐसे ही मान लेते हैं। राजमा में एक कैपेसिटी होती है, जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है ना, उसको मेंटेन कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हार्ट से संबंधित रोगों को ठीक करने का, पाचन संबंधित रोगों को ठीक करने का, ये सब राजमा का अपना गुण होता है, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चलिए बस आज की कक्षा यहीं तक, वापस कल मिलेंगे। आज मुझे आप लोग अब टॉपिक लिख के भेजिए कि कल आप लोग अब फिलोसफी में क्या छूट रहा है आपका। क्या मैं पतंजलि शुरू करूं क्या? अब मुझे लग रहा है एनाटॉमी से संबंधित बहुत सारी बातें हमने तो कर ली हैं। पतंजलि शुरू करना है या हठयोग प्रदीपिका या गिरण संहिता, जो भी शुरू कराना है, क्योंकि अब मेजर वाले पार्ट पे आ जाइए। अब बिल्कुल क्रक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पतंजलि शुरू करते हैं कल से फिर। हाँ स्मिता जी, थोड़ा आपकी भी मुझे सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपने पतंजलि पे बहुत काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी जो है इसमें सहयोग करें बाकी लोगों का भी। ठीक है, कल से पतंजलि शुरू करते हैं, ठीक है। कल मैं समाधि पाठ शुरू करूंगा, 1 से लेके 25 श्लोकों तक हम लोग चर्चा करेंगे कल, ठीक है। यस सर। थैंक यू सो मच। आज की कक्षा समाप्त, कल मिलते हैं।